अमेरिका, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आखिर उसकी शुरुआत हुई कैसे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और जानेंगे उस कहानी को जिसके केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये हुआ कैसे कि बाहर से आए हुए लोगों की कुछ बस्तियां देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गईं? देखिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स की नहीं है। ये कहानी है लोगों की और उनकी सोच की। तो बात शुरू होती है अमेरिका के अनोखी शुरुआत से। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। लेकिन रुकिए, ये वो कहानी नहीं है जो हम और आप आमतौर पर सुनते आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें भारत का भी एक बहुत अहम रोल है। देखिए, ब्रिटेन का साम्राज्य तो दुनिया भर में फैला था। अमेरिका भी था, भारत भी था। लेकिन दोनों जगह उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। भारत में उन्होंने क्या किया, 3 बड़े सेंटर बनाए, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। लेकिन अमेरिका में वहां उन्होंने 13 अलग-अलग बस्तियां बसाईं। इन्हीं को कॉलोनीज कहा गया। और ब्रिटेन का जो बिजनेस मॉडल था ना, वो पूरी तरह से कह सकते हैं शोषण पर टिका हुआ था। सोच के देखिए, वो भारत से कौड़ियों के दाम पर चाय खरीदते थे, उसे ब्रिटेन ले जाके पैक करते और फिर उसी चाय को अमेरिका में 20 गुना ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। ये एक ऐसा एक तरफा ट्रेड था जिसका सारा का सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को मिल रहा था। बस इसी आर्थिक शोषण और पॉलिटिकल नजरअंदाजी ने एक चिंगारी को जन्म दे दिया। जब ब्रिटेन ने स्टैम्प एक्ट जैसा एक नया टैक्स लगाया, तो अमेरिकी कॉलोनियां ने इसका जबरदस्त विरोध किया। और यहीं से निकला वो मशहूर नारा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका लॉजिक एकदम सीधा था, भाई अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी बात रखने वाला कोई है ही नहीं, तो हम टैक्स किस बात करें? तो अब बात सिर्फ नारों तक नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द ये विरोध एक खुली बगावत में बदलने वाला था। और इस बगावत का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? बॉस्टन टी पार्टी। अब नाम सुनकर ऐसा लगता है कोई चाय की दावत हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बगावत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में प्रोटेस्ट करने वाले लोग जहाजों पर चढ़ गए और ब्रिटेन से आई हुई सारी की सारी चाय समंदर में फेंक दी। ये एक सीधा सीधा मैसेज था कि भाई अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा। और पता है, अमेरिका के इस विद्रोह की गूंज कई साल बाद भारत में भी सुनाई दी। अमेरिका का नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। और इसी से प्रेरणा लेकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल ने नारा दिया, कर मत दो। कितना दिलचस्प कनेक्शन है ना। चलिए, विद्रोह की आग तो लग चुकी थी, एक राष्ट्र का जन्म होने वाला था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस विद्रोह से एक नया देश बनाया कैसे जाए। जॉर्ज वॉशिंगटन ने 4 जुलाई 1776 को ही कह दिया कि अमेरिका आज़ाद है। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, असली आज़ादी मिली 1783 में, मतलब पूरे 7 साल बाद। उन्होंने कहा, देखो लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन हम आज से ही खुद को आज़ाद मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह भारत ने भी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, जबकि असली आज़ादी हमें 17 साल बाद मिली। तो चलिए, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब क्या? बाहरी दुश्मन यानी ब्रिटेन तो चला गया, पर अब सामने थी एक ज्यादा बड़ी एक अंदरूनी चुनौती। ये जो 13 कॉलोनियां थी, अब वो 13 अलग अलग आज़ाद राज्य बन चुके थे और हर कोई खुद को सबसे बड़ा समझता था। अब इन सबको एक धागे में पिरोकर एक देश बनाना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। यहाँ पर राज्य या स्टेट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे यहाँ के राज्यों जैसा मतलब सिर्फ एक प्रांत नहीं था। नहीं, ये एक पूरी तरह से आज़ाद इकाई थी, जिसके पास अपने कानून बनाने और उन्हें लागू करने की पूरी पावर थी। और जाहिर सी बात है, कोई भी राज्य अपनी ये पावर छोड़ने को तैयार नहीं था। तो फिर इसका हल क्या निकला? हल निकला एक संघ, यानी एक फेडरेशन। नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सिस्टम क्या बनाया कि लोगों के पास दोहरी नागरिकता होगी, एक अपने राज्य की और दूसरी पूरे देश की। राज्यों को भी उनके बहुत सारे अधिकार रखने की छूट दे दी गई। ये सच में मजबूरी में बनाया गया एक बहुत ही शानदार मॉडल था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की सफलता का जो असली सीक्रेट है ना, वो उसके पॉलिटिकल सिस्टम से भी कई ज्यादा गहरा है। और वो असली रहस्य क्या था? वहां के लोग। अमेरिका को बसाया ही प्रवासियों ने था। और यही बात इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और सबसे बड़ी ताकत भी।
जरा सोचकर देखिए, कोई भी इंसान जो अपना घर, अपना देश, सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया में बसने आता है, उसमें कुछ तो खास बात होती है ना? ऐसे लोग ज्यादातर या तो बहुत स्किल्ड होते हैं, या अमीर होते हैं, या फिर दिमाग से बहुत तेज होते हैं। वो मेहनती होते हैं और उनका पूरा ध्यान पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि अपने काम पर होता है। और एक नए देश को ठीक इन्हीं गुणों की तो जरूरत थी। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। दुनिया के कई बड़े बड़े और कामयाब शहर इसी नींव पर बने हैं। दुबई को देखिए, लंदन, मुंबई, सिंगापुर, इन सभी जगहों के डेवलपमेंट का इंजन कौन रहा है? वहाँ की प्रवासी आबादी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ जहाँ प्रवासियों को इज्जत और मौके मिले, उस जगह ने बेहिसाब तरक्की की है। सही कहा गया है कि एक प्रवासी आबादी किसी भी देश के विकास का असली इंजन होती है। क्यों? क्योंकि वे या तो स्किल्ड होते हैं, या अमीर, या फिर बुद्धिमान। एक माइग्रेंट आबादी अपने साथ सिर्फ मेहनत नहीं लाती, वो अपने साथ हुनर, पैसा और नए नए आइडियाज भी लेकर आती है। अमेरिका ने बस इसी एनर्जी को सही रास्ता दिखाया, और नतीजा आज हम सबके सामने है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, क्या किसी भी देश की कामयाबी का छिपा हुआ इंजन माइग्रेशन ही है? क्या सफलता का राज इस बात में छिपा है कि वो देश बाहर से आई आबादी को कैसे अपनाता है और उन्हें कितने मौके देता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना तो बनता है।